ये सवाल का सीधा जवाब, व्याख्या नहीं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर में मुसलमानों को टारगेट किया गया? हाँ या ना, छोटा जवाब होगा एक लाइन का, फिर मैं ओपी साहब के पास चाहता हूँ। नहीं, अगर कानपुर दंगे की सिर्फ बात की जाए उसी की चर्चा हो रही है। नहीं, देखिए जिस तरीके से नहीं, अगर कानपुर दंगे की ही सिर्फ बात कर ली जाए और दूसरे विषयों की बात मत की जाए, तो हमें लगता है ये बात कहना गलत होगा कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। वहां पे जिला प्रशासन की फेलियर था कि कोई आंदोलन की कॉल की गई, उनके पोस्टर लगाए गए, जिला प्रशासन ने बात भी की थी, ये भी सही है उनसे बैठ के। लेकिन अगर किसी ने ये कह दिया कि हम नहीं अब आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन प्रशासन को मालूम था कि इस तरीके की कॉल की गई है, आपने पहले पोस्टर लगा दिए थे पूरे शहरों में और लोगों तक वो संदेश पहुंच गया था, उसके बाद अगर आप कमरे में बैठ के मीटिंग कर लेते हैं और कह देते हैं कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, तो वो जिन लोगों को आपने, मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं कि जिन लोगों तक आपने ये संदेश पहुंचा दिया था, वो कहां वहां तक पहुंचा? तो हम समझते हैं कि अगर ये कहा जाए कि नहीं किसी को टारगेट किया जा रहा है, हम समझते हैं टारगेट अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई नाइंसाफी होगी। जिला प्रशासन है, मुझे पूरा भरोसा भी है कि पुलिस के अधिकारी वो ईमानदार हैं, वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे। ओपी सिंह साहब, आप जो कि सर पूरे उत्तर प्रदेश को चला चुके हैं, प्रशासन आपके हाथ में रहा है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में जो कानपुर में इस घटना हुई, इसमें 3 सवाल हैं जो छोटे छोटे मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। पहला तो एक जो बहुत स्पष्ट आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरा, जैसे अभी फखरुल कह रहे थे कि प्रशासन चुस्त नहीं था, इंटेल नहीं था क्या? इतनी बड़ी घटना हो गई, वहाँ लोग पत्थर ले आए, छतों पर पत्थर थे, तो ये सब पहले से पता होना चाहिए था? दोनों सवाल सर। देखिए, जो आपके प्रश्न का पहला भाग है वो बड़ा ही कठिन प्रश्न है। ये मैं कह नहीं सकता कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ये पिछले कई वर्षों से, और मेरी नौकरी भी लगभग 40 साल की हुई, और जब भी कोई कॉम्युनल सिचुएशन होता है या कोई कॉम्युनल तनाव होता है, तो हमेशा कोई न कोई कम्युनिटी, कोई एक संप्रदाय, एक समाज जो है वो हमेशा कहता है कि हमारे विरुद्ध कार्रवाई की गई है और पक्षपात किया गया है। ये हमने इलाहाबाद में भी देखा, जो आजकल प्रयागराज है, हमने लखनऊ में भी देखा, हमने कई जगहों पे देखा। और मैं आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी कम्युनिटी सेंसिटिव इलाके हैं, उन सबों में मैं अपनी पुलिस की नौकरी दे चुका हूं। तो ये एक बहुत आम बात होती है कि पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उसमें कोई न कोई पक्ष नाराज रहता है। इनफैक्ट अगर पुलिस की पूरी कार्रवाई देखिए तो ट्रेडिशनली भी पुलिस जो है एक ही पक्ष को संतुष्ट कर पाता है, दूसरा पक्ष हमेशा उससे नाराज रहता है। ये रहा पहला प्रश्न, पहला भाग। दूसरा भाग जो ये है वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 चीजों को मैं यहाँ पर प्रकाश में लाना चाहूंगा। पहली बात कि उस दिन वीवीआईपी की विजिट थी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों आने वाले थे, या उसके एक दिन या एक दिन बाद आने वाले थे। सो एक वीवीआईपी फेज था उस समय। दूसरा, उस दिन जुम्मे की नमाज थी, शुक्रवार का दिन था। तो जुम्मे की नमाज में ऐसे भी पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन एक बहुत ही ऐतिहासिक तौर पे संयम बरतता है, काफी तैयारियां रहती हैं, क्योंकि उस समय मस्जिदों में बहुत सारे मुस्लिम्स नमाज पढ़ने आते हैं, जो एक उनकी प्रथा है और उनका एक ट्रेडिशन है। तो ऐसे भी थोड़ा सेंसिटिविटी बढ़ी रहती है और मोबिलाइजेशन जो है किसी भी दिन और किसी भी समय हो सकता है। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को थोड़ी बहुत एहतियात जरूर बरतनी चाहिए थी। हालांकि वो अपने डिफेंस में ये कह सकते हैं कि वीवीआईपी ड्यूटी के कारण डिप्लॉयमेंट में कुछ कमी रह गई, जो कि बहुत ही नेचुरल है। लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो एनालिसिस हो रहे थे, जैसे कोई कॉल दिया जाना या व्हाट्सएप के द्वारा, अब आज जो जफर हाशमी जो पकड़ा गया है उससे पता चला है कि 140 व्हाट्सएप कॉल उसके द्वारा भी किए गए थे या संदेश भेजे गए थे। तो मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन को सोशल मीडिया को एनालिसिस करना चाहिए था, उस पर भी नजर रखनी चाहिए थी, ताकि इस प्रकार की बात नहीं हो पाती। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो मैं प्रकाश में लाना चाहता हूँ कि प्रिवेंटिव अरेस्ट भी करना चाहिए था। देखिए, कुछ ऐसे तत्व हैं जो सीएए और एनआरसी के दौरान भी प्रकाश में आए थे, और अब तो जो पकड़े गए हैं 40, और उसमें जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है उसके कुछ कनेक्शंस, अब कनेक्शंस क्या होंगे क्या नहीं होंगे ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ही गुणात्मक तरीके से हो, क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन हो, जिसमें फाइनेंशियल ट्रेल्स की भी बात हो कि आफ्टर ऑल फंडिंग कहाँ से हो रही है। कोई स्टोन पेल्टिंग भी करता है तो उसको पैसे दिए जाते हैं, जो हम लोगों ने जब
कश्मीर में और कहीं देखा है, तो स्टोन पेल्टर कोई नेचुरल वे में नहीं करता है, ही इज बीइंग पेड फॉर दिस। तो इस प्रकार की फंडिंग कहाँ से होती है, मोबिलाइजेशंस का क्या स्रोत है, कैसे होता है, कोई रेंटल एंगल है या नहीं है। फिर कॉन्स्पिरेसी एंगल की बहुत बात की जाती है। इस तरह की अमूमन जो कॉम्युनल सिचुएशंस या कॉम्युनल तनाव होता है, उसमें बहुत ही एक झटके में लोग कह देते हैं कि पूर्व नियोजित प्लान था। क्या वो सच उसमें पूर्व नियोजित था या नहीं था, कोई टेरर कनेक्शंस था या नहीं। सो ये सारी चीजों को एक क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा ही हम तय कर पाते हैं। ओपी सिंह जी, आपकी जो बात है ना उसमें से दो सवाल निकलते हैं। एक सवाल आपने कहा कि थोड़ा प्रिवेंटिव